सिर्फ दिल्ली एनसीआर में 5 लाख लोग पिछले 10 साल से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। ये उन लोगों की कहानी है। ये कहानी है ऐसे लोगों की जिन्होंने अपनी खुशियां होल्ड पे रख के पिछले 10 सालों में अपने रेंट भरने के साथ साथ एक भी ईएमआई मिस नहीं की, इसी होप में कि उन्हें उनके सपनों का घर मिलेगा। ये कहानी है उन परिवारों की जिनके घर के सपने सीमेंट और स्टील में दबे रह गए। ये कहानी है बिल्डर्स की ग्रीड की, सरकारी पॉलिसी फेलियर्स की, और ये कहानी है इंडिया के गोस्ट प्रोजेक्ट्स की। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन डिले नहीं है, ये एक ह्यूमन क्राइसिस है। और इस क्राइसिस को समझने के लिए चलिए 3 ऐसे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स को देखते हैं जिनमें कई जिंदगियां फंस चुकी है। 2000s के रियल एस्टेट बूम में बिल्डर्स नए शहरों के सपने बेच रहे थे। मिडिल क्लास ने लोन्स लिए, सेविंग्स लगाई अपने सपनों के घर के लिए। जेपी विश टाउन नोएडा का शाइनिंग प्रोजेक्ट भी एक ऐसा ही सपना था। गोल्फ कोर्स, पार्क्स, स्कूल्स सब ब्रोशर में था। हजारों लोगों ने ब्रांड पे भरोसा करके इन्वेस्ट किया। मिस्टर बलवंत, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, भी इन हजारों में एक थे जिन्होंने अपने सपने के लिए जेपी में इन्वेस्ट किया। पोजेशन का वादा था 3 साल में। कैलेंडर पे तारीख मार्क हो गई, ईएमआईज शुरू हो गए, लेकिन ये इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। कंपनी ने बायर्स का पैसा अलेजिडली पेरेंट कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स को डाइवर्ट किया। 9,800 करोड़ रुपीस का लोन लिया, जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन में ना लगा के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने में लगाए। कंस्ट्रक्शन रुका और 32,000 से ज्यादा फैमिलीज का घर अधूरा रह गया। 2017 में आईडीबीआई जेपी को इंसॉल्वेंसी कोर्ट ले गया और ये बना इंडिया का पहला रियल एस्टेट बैंक्रप्सी केस अंडर आईबीसी। बायर्स को घर तो नहीं मिला पर फंस गए वो ईएमआई और रेंट के ट्रैप में। मई 2024 में सुरक्षा ग्रुप ने प्रोजेक्ट टेक ओवर किया, पर मिस्टर बलवंत जैसे हजारों लोग आज भी अपने घर के इंतजार में हैं। पर क्या ये बस नोएडा की कहानी है? चलते हैं गुरुग्राम, जहां यूनिटेक, जो एक टाइम पे इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बिल्डर था, आज बायर्स का नाइटमेयर बन गया है। आज यूनिटेक विस्टास के पास से गुजरने पर सिर्फ कंक्रीट के अधूरे ढांचे मिलते हैं, स्कैफोल्डिंग में लपेटा हुआ एक सपना और खामोशी। नलिनी के लिए ये खामोशी अनबेरेबल है। उसने अपनी लाइफ सेविंग्स लगाई थी इस फ्लैट में, सालों से ना घर मिला ना सुकून। 2023 में सुप्रीम कोर्ट में नलिनी ने ये कहा, एंड आई कोट, ऑल यूनिटेक होम बायर्स आर सफरिंग एंड ब्लीडिंग अंडर फाइनेंशियल क्रंच बिकॉज ऑफ द डिले। यूनिटेक ने 14,270 करोड़ रुपीस उठाए, लेकिन मिसमैनेजमेंट और फंड्स के मिसएलोकेशन ने प्रोजेक्ट डीरेल कर दिया। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने नया बोर्ड लाया, फिर भी अब तक ये डिलेज जारी है। नलिनी जैसे 17,000 लोग अब भी इंतजार में हैं, ना घर ना क्लोजर, पर ईएमआई जारी है। जहां यूनिटेक ने लक्जरी अपार्टमेंट बायर्स को टारगेट किया, वहां आम्रपाली ने 49,000 से ज्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज को अफोर्डेबल लक्जरी के सपने दिखाए। द स्लोगन लक्जरी यू कैन अफोर्ड अट्रैक्टेड टीचर्स, सैलरीड एम्प्लॉइज, सिंगल पेरेंट्स। दिल्ली की साक्षी और उनके हस्बैंड ने भी अपनी सेविंग्स लिक्विडेट करके और लोन उठा के ड्रीम वैली में फ्लैट बुक किया। देन ट्रेजेडी स्टक। उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, ट्रीटमेंट में सब कुछ चला गया। कुछ समय बाद उनके हस्बैंड का देहांत हो गया। अब 10 साल बाद कुछ बचा है तो एक इनकम्प्लीट फ्लैट जिसकी ईएमआई अभी भी पे की जा रही है। 2009 से 2015 के बीच आम्रपाली ने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, पर डिलीवर कुछ नहीं किया। 2017 के फॉरेंसिक ऑडिट ने ये एक्सपोज किया कि बायर्स के 3,000 करोड़ रुपीस से लक्जरी गुड्स और पर्सनल एक्सपेंसेस किए गए और शेल फर्म्स में डाइवर्ट किए गए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली का रेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया और एनबीसीसी को अपॉइंट किया गया कंप्लीशन के लिए। टिल अप्रैल 2025 एनबीसीसी ने 20,000 फ्लैट्स हैंडओवर किए, पर काफी अब भी अधूरे हैं। कुछ बायर्स ने उम्मीद हार के ड्यूज भरना रोक दिया और कुछ क्वालिटी से इतने डिसअपॉइंटेड है कि शिफ्ट करने से मना कर दिया। साक्षी भी इनमें से एक है। आम्रपाली के टावर्स अब उसका सपना नहीं, एक जख्म बन चुके हैं। ये क्राइसिस ओवरनाइट नहीं हुआ, ये सालों तक चलते रहे अनचेक्ड एम्बिशन, कमजोर रेगुलेशंस और अनफेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस का नतीजा है। डेवलपर्स ने ओवर लेवरेज किया, एक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, दूसरा लॉन्च कर दिया। बायर्स के पैसों से एक्सपेंशन चालू रखा। रेगुलेटरी ओवरसाइट की भी कमी थी। रेरा के पहले कोई इफेक्टिव रूल्स ही नहीं थे। मास्टर प्लान्स बिना अप्रूवल के बदले गए। लैंड एक्विजिशन में ड्यू डिलिजेंस नहीं हुए। सिस्टम्स में लूप होल्स थे, आर्बिट्ररी प्राइसिंग, प्लॉट का मिसएलोकेशन, इंडस्ट्रियल लैंड का मिसयूज कॉमन था। रेरा आने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन वीक थी। जेपी, आम्रपाली, यूनिटेक, ये सब रेरा रजिस्टर्ड फर्म्स थे, फिर भी कोलैप्स हुए। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में रेरा पॉलिसीज फ्रेम और डिस्प्यूट्स लेजिस्लेट तो कर सकता है, बट उसका एनफोर्समेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी अंडर डेवलप्ड है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी जिम्मेदार थे। उन्होंने पैसे दिए ऐसे बिल्डर्स को जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे। कई बार
प्रोजेक्ट्स शुरू होने से पहले ही लोन दे दिए गए और जब मार्केट गिरा तब प्रॉमिसेस का डोमिनो भी गिर गया। पर थोड़ी उम्मीद अब भी है। स्वामी फंड ने 15,000 करोड़ से ज्यादा इंजेक्ट किया है स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में। रेरा ने थोड़ी ट्रांसपेरेंसी जरूर लाई है सिस्टम में, लेकिन ये कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है। लेसन क्लियर है, इंडिया में घर लेना अब भी रिस्की है। सावधान रहिए, सवाल पूछिए, बिल्डर के पास प्रोजेक्ट्स जरूर चेक कीजिए। आपके स्टेट के रेरा वेबसाइट पर डिटेल्स मिल जाएंगी और जरूरत हो तो आप उनके लोकल ऑफिस भी जा सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी मांगिए, हर प्रॉमिस वेरीफाई कीजिए। ये सिर्फ हॉरर स्टोरीज नहीं है, ये रियल लोगों की रियल कहानियां हैं। पर जब तक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनता, ये कहानियां दोबारा लिखी जाएंगी। इसलिए अपना ड्रीम होम बाय करना है तो ब्लाइंड बिलीवर ना बनो। घर लेने से पहले होमवर्क करो, ब्रोशर से नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड से जज करो। और अगर ये वीडियो किसी की होम बाइंग जर्नी में यूजफुल बन सकती है तो इसे शेयर करो, ताकि वो एक जागरूक बायर बने और अपने घर का सपना पूरा कर सके। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेरा ने इन प्रॉब्लम्स को किस हद तक सॉल्व किया है, जानने के लिए ये वीडियो देखिए।